तो कुछ रिलेशन की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, और हमारे साथी टीचर्स जो भी यहाँ पर हैं, कि अगर हम इस बात की बात कर रहे हैं ओपी लाइंस की, और हमने कहा कि ये एंगल हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है और ये एंगल एक्स वाई जेड है, तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक देखें तो cos बीटा क्या होगा यहाँ से। तो cos बीटा बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर अगर एक y एक्सिस पे पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y 0, तो हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस से हम बोलेंगे कि दिस इज y अपॉन ओपी, दिस इज y अपॉन ओपी। अगर इसी प्रोसेस को अगर अल्फा पे लगाएं, दिस इज x अपॉन ओपी, एंड व्हाट अबाउट द गामा, इट इज z अपॉन ओपी। अब यहाँ पर आप तीनों को अगर ऐड कर लें स्क्वायर करके, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो देन व्हाट यू सी, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर। आपको दिख रहा है OP अगेन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। तो ये आपको रिलेशन पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं किसी भी लाइन के, उनका स्क्वायर का सम जो होता है वो हमारे पास 1 होता है। और बेसिकली आप इसको L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बेसिकली LM से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर इसको। तो ये हमारे पास दी इंफॉर्मेशन थी डायरेक्शन कोसाइंस की। अब मैंने कहा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हम इस बोर्ड के निकाल सकते हैं? नो भाई, डायरेक्शन कोसाइंस एक लाइन के, और वो लाइन तीनों एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसके कॉस को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर हमने बात करी इस बात की कि भाई इसको बोलते हैं, तो क्या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कुछ हो सकते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, अगर एक्स एक्सिस भी एक लाइन है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने चाहिए? तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि यू हैव टू टेक द एंगल ऑफ थ्री एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो खुद एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है, तो इसको कहो cos 0, वाई एक्सिस से 90 बना रहा है और जेड एक्सिस से 90 बना रहा है। तो हमने कहा कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 1 0 0। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन और वेक्टर। वेक्टर के बारे में भी बात करी कि वेक्टर भी हम ले सकते हैं ओपी को, लाइन भी ले सकते हैं हमारे पास। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम कैरी करते चलेंगे कि व्हाट अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड व्हाट्स देयर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक बात समझ में आई कि अगर ओपी एक लाइन है, वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, तो डायरेक्शन कोसाइंस अभी हमने बताए थे कि cos अल्फा हमारा था x अपॉन ओपी, cos बीटा क्या था y अपॉन ओपी, और cos गामा क्या था z अपॉन ओपी। ठीक है, तो एक टर्म है डायरेक्शन कोसाइंस और एक टर्म है डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पर आपने देखा कि अगर इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ i डिवाइड बाय ओपी मॉडुलस। व्हाट अबाउट द ओपी मॉडुलस? यही हमारे पास l है। सेम है कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाय ओपी मॉडुलस, एंड व्हाट अबाउट n कोफिशिएंट ऑफ आपका k वेक्टर एंड ओपी मॉडुलस। तो दीज आर द टू सिमिलर थिंग्स। दोनों को हमारे पास क्या LMN की बात करते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते थे। एंड द सम क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। एक टर्म है बच्चों डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब इसके प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, LMN के प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये LMN है। अगर हम तीनों को प्रोपोर्शनेट की बात करें तो OP तीनों में वेक्टर में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है OP के वो x, y, z है, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? LMN। तो यहाँ पर हमें एक सीधा एक रिलेशन भी समझ में आया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो। कि सपोज यू हैव ए OP वेक्टर, देन डायरेक्शन रेशियोस OP आर x, y, z, x, y, z। देखिए राइटिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है और सो मेनी टाइम्स हमने देखा है कि बच्चे राइटिंग में कोई ध्यान नहीं देते कि वो क्या लिख रहे हैं। दे आर सिंपली राइटिंग x, y, z। अगर वो ऐसे लिख रहे हैं तो दिस इज लुकिंग लाइक एज ए पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो दिस कैन नॉट बी डायरेक्शन रेशियो, अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास x, y, z। तो लिखने का तरीका क्या होगा यहाँ पर?
कि हम इसको ऐसे करके लिखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ये है। तो अभी तक का जो हमारा सेशन रहा और उसका जो कंक्लूजन रहा, जो आपको कैरी करना है आगे, वो ये रहा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, ओके, और वेक्टर में आई जेके के कोफिशिएंट्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीआरएस यूज कर रहे हैं। और अगर इसमें आप उसके वेक्टर का मॉडुलस डिवाइड कर दें, जो कि डिस्टेंस ही है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको काफी हेल्प करेगी इस अभी टॉपिक में, कि अगर आपके पास सीधा एक डायरेक्ट वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन सपोज आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं और मैं बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो तब इसके डायरेक्शन रेशियो जो कोसाइन क्या होने चाहिए? तो हमने कहा इसका हम वेक्टर निकालें, तो हम आपको पता है एक आइडिया x2 x1 y2 y1 j z2 z1 k, या डायरेक्ट बोले तो डीआरएस इसके हो जाएंगे x2 x1 y2 y1 एंड z2 z1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके? इस लाइन के AB के। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना है कि वी हैव AB इज ए लाइन, आल्सो द AB इज ए वेक्टर। If we will write AB as a vector, then it is x2 x1 I, y2 y1 j and z2 z1 k। और यहाँ पर ये जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप बोल सकते हो इनके पोजीशन वेक्टर ऑफ a है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये पॉइंट है, आपको किसी ओरिजिन से आपको किसी इसकी उसको बताया जा रहा है डायरेक्शन को, तो a का पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, अगर हम देखें तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, तो उसने वर्ड यूज किया है पोजीशन वेक्टर। तो ये कभी भी कोई भी चीज लिखी होती है तो आप उसको पहचान नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। अगर उसने बोला ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहां पर आप बताओगे x1 y1 z1 एक पॉइंट है, b का पोजीशन वेक्टर है, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब x2 x1 y2 y1 एंड z2 z1। तो हमें ये समझ में आना चाहिए हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ये लाइन है यहां पर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, और इफ यू हैव ए वेक्टर देन डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास अब स्टार्टिंग में ये चीजें हमारे पास आ गई जिनका हम यूज करने वाले हैं, और एक बहुत अच्छा गेम स्टार्ट करेंगे अभी जल्दी हम। तो उससे पहले बच्चों बस थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो भी यहां पर है स्ट्रेट लाइन को और देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या है। तो स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, तो सपोज करो आपसे कहा कि एक लाइन है किसी भी पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर मैंने यूज किया है, अगर हम ए को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट x1 y1 z1 में एक पॉइंट की तरह वर्क करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ए का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे अगर हम बात करते हैं p एक पॉइंट है, क्योंकि हम इक्वेशन बात कर रहे हैं और हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसको हमने मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर r है, ये हमारा ओरिजिन है। तो हमने एक वेक्टर प्रॉपर्टी यूज करी OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, ये हो गया। OA वेक्टर हमें पता है A का पोजीशन वेक्टर A है, AP आपको क्या है, अब AP हमारे पास कुछ दे नहीं रखा हमारे पास, और AP हमारे पास क्या होना चाहिए बताइए इस करने पर, AP हमारे पास होना चाहिए R माइनस A, R माइनस A। तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं AP को R माइनस A। और सिचुएशन इस तरह से स्टार्ट होती है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए पॉइंट A एंड पैरेलल टू ए वेक्टर B। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें एक पॉइंट से पास हो रही है और एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, हमें इसको एक कंडीशन को निकालना है हमारे पास। तो अगर हम यहां पर देखें तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास AP और B वेक्टर ये आपस में पैरेलल है, ये क्या है P वेक्टर। तो AP को आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा B, क्या बोल सकते हैं आप, लैम्डा B। और अभी हमने बताया था कि अगर हम यहां पर एक वेक्टर लॉ लगा दें हमारे पास, वेक्टर लॉ लगा दें हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास उस फॉर्म में, हम बोलेंगे हमारे पास कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, ये प्लस ये इक्वल टू दिस। तो OA वेक्टर हमने A का पोजीशन वेक्टर A माना है, AP हमारे पास हमने कहा ये पैरेलल है तो ये लैम्डा B है, और
ओपी को हमने आर वेक्टर माना, तो हमारे पास निकल के आया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। व्हाट इज दैट? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through a point A whose position vector is A and parallel to another vector B। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई भी चीज है हम उसको इमेज से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इमेज कि उसकी इमेज कैसी होती है। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और मंदिर आता है, कोई रिलीजियस प्लेस जाता है तो हमारा सिर झुक जाता है क्योंकि वो मंदिर है, मंदिर की इमेज हमें पता है। अगर हम मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो किसी शॉप को अगर हम जाते हैं तो हम उसकी इमेज को देखते हैं पहले। अगर आपको एक स्वीट्स खरीदनी है तो क्या आप एक वेजिटेबल शॉप पे जाके तो नहीं बोलेंगे कि आई हैव टू टेक 2 kg रसगुल्ला, नो। आप उसकी इमेज को भी माइंड करोगे और ऐसा भी नहीं है कि आप शॉप का नाम देखोगे, आपको एक डायरेक्शन दिखाई देगी, काउंटर लगा होगा, उसमें बहुत सारी स्वीट्स रखी होंगी। तो इमेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि 2 डायमेंशन में तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 2 डायमेंशन में दिखने लगता है कि वी हैव ए स्ट्रेट लाइन लाइक इन दिस फॉर्म। अब 3 डायमेंशन में क्या कहा कि हमने कहा कि हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वो देखने में ऐसी नजर आ रही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहां पर ए जो है देखने में वेक्टर है, ए इज द पोजीशन वेक्टर जिससे वो लाइन पास हो रही है, एंड बी इज द पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन। बी क्या है हमारे पास? पैरेलल वेक्टर है, उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है। और आपको स्टूडेंट्स पता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है और लेंथ उसकी सेम है तो वो इक्वल भी है हमारे पास। तो अब इस केस में हमारे पास ये देखें कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास निकल के आई, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा आज के लिए प्लेन है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में आपको बता देता हूं कि अगर हमें इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती और इसके पैरेलल एक वेक्टर बी है और ये पॉइंट ए से पास हो रही है, और अगर मुझे लाना है कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, तो हमने ए को पॉइंट ले लिया x1 y1 z1 और हमने कहा बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है और अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज यूज करने हैं हमारे पास। तो सपोज हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए ए बी सी डी आर एस, मान लिए ए बी सी। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए आपको सिंपल है, अगर आपको कन्वर्ट करना है यू कैन पुट आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड a वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। एंड व्हाट अबाउट बी वेक्टर? बी वेक्टर हमारे पास उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो जैसे ही आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? ai प्लस bj प्लस ck। ये हमारे पास क्या हुआ? ये वेक्टर बन गया। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें और ij को कंपेयर करें तो एक ऐसी फॉर्म देखने में आती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन in Cartesian form, this is in vector form। इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या चीजें हैं? x1 y1 z1 is a point जिससे लाइन पास हो रही है एंड दिस a b c आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन। तो देखिए लाइन के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और लाइन मोस्टली जो वर्क करती है अपने डायरेक्शन रेशियोज के साथ बहुत करती है, ठीक है। कोई भी अगर उसके पास आता है तो नॉर्मली लाइन कहती है यू जस्ट टॉक टू माय डायरेक्शन रेशियो। अगर आपके पास एक दूसरी लाइन आई है उसने कहा कि आपको उससे एंगल निकालना है तो लाइन कहती है यू टॉक टू माय डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के एंगल्स को निकालने में हेल्प करते हैं। तो लाइन इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा ये दोनों कन्वर्जन है आपस में। एग्जांपल्स हमें पता ही है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म है तो उसको कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास कहा कि ये कोई लाइन है, ये तो जैसे आपको मैंने बोला ये लाइन है तो आपको एक इमेज नजर आनी चाहिए जो हमारे पास लाइन की इमेज थी, और लाइन की इमेज आपके दिमाग में ऑलरेडी बनी हुई है। मैंने कहा था इमेज बनानी भी बहुत जरूरी है, विजुअल इमेज कि भाई लाइन कैसी दिख रही थी। हमने कहा लाइन दिख रही थी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो उस फॉर्मेट की लाइन दिख रही है, तो ये पॉइंट है और यहां से हमें पैरेलल वेक्टर है, तो ये पॉइंट है। तो हमने कहा इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 -1 और 1, और ये पैरेलल वेक्टर है तो इसके डीआरएस यूज करेंगे। तो डीआरएस क्या होगा इसके? 2 3 और 4। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब हमने कहा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, तो हमने कहा था ये हमारे पास लाइन है x माइनस x1 अपॉन a एंड y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो यूज करें तो क्या आया? x माइनस 1
y plus 1 and z minus 1 divide by DRS 2 3 तो बस एक क्लियर इमेज दिमाग में आ गई कि लाइन को निकालने के लिए यू नीड टू कंपोनेंट्स, वन इज द पॉइंट एंड अदर आल्सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन, या और यू कैन से यू नीड टू फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू दैट लाइन। तो आप उसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो ये सब हमारा जो क्वेश्चन था ये वो था जो हम यूज करने जा रहे हैं अपने सेशन में। और अब हम उस अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेन के सेशन को, कि वो क्या है हमारे पास और क्या एक थोड़ा डिफरेंट कोशिश करेंगे हम उसको पढ़ने की। तो देखिए अब हमारा एक सेशन स्टार्ट होता है और जिसमें हमें पढ़ना है कि हम बात कर रहे हैं द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की बात दिमाग में आ जाती है तो फिर हमारे पास वही चीजें आती हैं कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन की इक्वेशन निकलती कैसे। क्योंकि आपने कभी देखा होगा स्टूडेंट्स या हमारे साथी टीचर्स जो भी यहाँ पर हैं कि बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है, लेकिन अगर उससे कहे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल के दिखाओ कि भाई y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। तो उसको प्रूफ उसके दिमाग में होना चाहिए कि हमने इसे किस कॉन्सेप्ट से निकाला था। कि हमने कहा था कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि कोलिनियर है तो स्लोप सेम होंगे, स्लोप सेम होंगे, तो स्लोप सेम होने पर जो भी एक्सप्रेशन निकल के आया इक्वेशन की फॉर्म में दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि हम उस लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप निकाल रहे हैं किसी चीज को, वो उसी की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जिस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि सर्कल की इक्वेशन आप निकाल रहे हो, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जब निकालने में, कि आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज सेम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो आपने कहा वो जो पॉइंट है वो कहां मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, एक मूविंग पॉइंट की बात कर चल रही है, और मूविंग पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो हमने कहा भाई ये तो इसका मतलब एक सर्कल की बात चल रही है, क्योंकि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर अगर हम घूमते हैं तो डिस्टेंस सेंटर से सेम रहती है। तो आप जिस इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं आज जा रहे हैं जिसके बारे में, आप उसकी प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप वो उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे हमने कहा कि प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई एक पॉइंट हमारे इस प्लेन में ए है और एक पॉइंट हमारे पास पी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए है और पी का पोजीशन वेक्टर आर है। ओके, ये हमारे पास एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट है और हमने कहा कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक प्लेन कुछ बना हुआ है और ये हमारे पास देखिए स्टूडेंट ये कुछ वेक्टर है इस प्लेन के अंदर, ये प्लेन में। अब आप एक चीज देखिए कि अगर मैं यहां पर कहीं भी इसका नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, बनाता हूं परपेंडिकुलर, तो आप देखिए क्या होगा, ये इसके भी नॉर्मल है, इसके भी नॉर्मल है, इसके भी परपेंडिकुलर है, ये हर वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन। तो अब वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन। तो उस प्लेन के सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो चूंकि मैं इस प्लेन के कॉन्सेप्ट को यहां यूज करने जा रहा हूं, तो मैंने कहा कि यहां पर ए बी कोई वेक्टर है, ए पी, and what about AP? It is R minus A, where A is any point है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो x1 y1 z1 है। और मैंने कहा कि n एक इसका नॉर्मल वेक्टर है, अगर नॉर्मल वेक्टर है तो उसके कुछ DRS भी होंगे, लाइक मैंने मान लिया ABC है DRS। तो अगर उसे कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना है तो हम उसको n वेक्टर को क्या यूज करेंगे, AI प्लस BJ प्लस CK। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन है समाओ वो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने कहा कि AP इज द एनी वेक्टर ऑफ द प्लेन लाइक सच, ये जो सारे AP हैं कोई भी ले सकते हो, और n इसका एक नॉर्मल वेक्टर है, और AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर ऑफ द प्लेन, ये सारे वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो AP है हमारे पास वो परपेंडिकुलर टू n वेक्टर है। जब AP परपेंडिकुलर टू n है तो AP डॉट n क्या होगा, जीरो होगा। अब हमने यहाँ पर प्लेन की परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। एंड AP हमारे पास क्या है, R माइनस ए, एंड व्हाट अबाउट n, B। तो बच्चों ये जो निकल के आया R डॉट n इक्वल टू A डॉट n, या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैंने कहा कि आप जिस कॉन्सेप्ट को यूज
आ गया था बीच में राजीव सर? आ रही है आवाज, बीच में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, कंटिन्यू करिए सर। वाईफाई तो आ रहा था। हाँ ओके। तो हमने कहा कि हमने क्या यूज किया, हमने एक प्लेन की कंडीशन यूज करी कि भाई एक प्लेन के अंदर कोई वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर है। हमने इस कंडीशन को यूज करा तो इसका मतलब जो इक्वेशन निकल के आई वो प्लेन की इक्वेशन है। तो हमने कहा ये जो इक्वेशन है प्लेन की इक्वेशन है जिसके अंदर दो बातें यूज हुई थी। एक उस प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट और एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो अभी तक हमें यहां पर ये समझ में आया कि भाई लाइन में भी तो दो ही बातें यूज हो रही थी, एक लाइन का पॉइंट और एक लाइन का पैरेलल वेक्टर। और प्लेन में भी दो ही बातें यूज हो रही है, मतलब दो चीजों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। आपको डायरेक्ट कोई दो बातें दे दे कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 और आप उसको निकाल सकते हैं। अब एक बात और, अब इसको यहां पर हमें ये भी देखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन दिखता कैसे है, क्योंकि दिखना बहुत जरूरी है कि वो उसकी इमेज दिखती कैसे है। जैसे लाइन को हमें बताया कि लाइन इस तरीके से दिखती है कि उसमें एक ए वेक्टर होता है प्लस लैम्डा बी होता है, और हमारे दिमाग में क्लियर डिवीजन है कि ए एक पॉइंट है, बी उसका एक पैरेलल वेक्टर है लाइन का। प्लेन में भी हमने कहा कि दो चीजें, एक पॉइंट है और एक उसका नॉर्मल वेक्टर है, ये दो बातें हैं। तो अब हमने कहा कि इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जाए, एक तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जाए, तो आपको पता है आर को आप रख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कार्टेशियन के लिए। एन आपने नॉर्मल वेक्टर माना था, उसके डीआरएस आपने ए आई प्लस बीजे प्लस सी के माने थे। तो अगर हम यहां पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। सपोज मैं इसको डी लेट कर लेता हूं ये। तो बच्चों ये है प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, और इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर डी तो एक कांस्टेंट था जो ये ए डॉट एन से आया, बट एबीसी समथिंग स्पेशल है कुछ इस क्वेश्चन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एबीसी क्या है यहां पर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, एक छोटी सी बात है कि जब बच्चा पढ़ना चालू करता है तो उसके दिमाग में एक लैंग्वेज आ जाती है कि जो एबीसी है प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो जाए। तो क्या ये क्वेश्चन आया प्लेन के कोई डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं? अगर प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं तो राजीव सर के भी हो सकते हैं और गिरीश सर के भी हो सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो उनके भी हो सकते हैं दोनों के, अगर प्लेन के हो सकते हैं तो। और हमने पहले ही स्टार्ट किया कि जब हम डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो वो एक लाइन की बात चल रही थी या एक वेक्टर की बात चल रही थी। तो यहां पर एबीसी जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉट प्लेन, इट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी उस प्लेन का कोई नॉर्मल वेक्टर आपके पास है उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाए एबीसी। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन देखने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ए बी सी यहां पर है। अब एक और कि अगर मैं इस फॉर्मेट को लिखता हूं और मैं यहां पर कहता हूं कि ए हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है हमारा जो हमने लेट किया था, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हमारा पॉइंट है। तो अगर मैं ये तीनों बातें इसमें डालता हूं तो आप देखिए क्या होगा, r माइनस ए तो x माइनस x1 आ जाएगा, और a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a x माइनस x1, और b y माइनस के y1, और c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो जो अब हमारा असली वो स्टार्ट होने जा रहा है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इतनी सारी चीजें हमें थोड़ा से बतानी पड़ी बिकॉज वी हैव ए वन क्लास, अदरवाइज आराम से पहले लेके बता देते एक दिन की लाइन होती क्या है और लाइन के बारे में क्या प्रॉपर्टीज है। लेकिन अब हमारे पास आया और ये दो बातें निकल के आई, इन दो बातों को हम देख लेते हैं। और अब आप देखिए जरा, कुछ कोशिश करते हैं। नाउ वी राइट समथिंग स्पेशल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x1 y1 z1, मतलब प्लेन के अंदर एक पॉइंट है x1 y1 z1, प्लेन उससे पास हो रहा है। एंड एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चों से बोलता हूं या पढ़ाने टाइम कि बोलो नॉर्मल ऑफ प्लेन है, मतलब प्लेन का एक नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज की बात चल रही है। और इसी को हमने कहा कि भाई प्लेन की इक्वेशन ये भी होती है,
अगर हम इसको सीधी फॉर्म में लिख दें, जहां पर ABC हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, और D यहां पर हमारे पास एक नॉर्मल है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है स्पेशल कुछ नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। फिर प्लेन पढ़ते हैं तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम जाते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा टारगेट यहां पर ये है कि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास दो चीजों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, क्या, एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और एक एबीसी की रिक्वायरमेंट है। तो अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है लेकिन एबीसी नहीं दिया हुआ, एबीसी अननोन है यहां पर हमारे पास, तो अब आपको एबीसी निकालना पड़ेगा। अब आप एबीसी कैसे निकालोगे, या फिर आप ये बोलो कि मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल है कि जो आपने लेट किया है आप उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। तो मैंने इस इक्वेशन के बारे में कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड abc आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो क्वेश्चन में एबीसी गिवन नहीं है आपके पास, और उसने कहा एक पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है हमारे पास, प्लेन सॉरी। तो देखिए अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास पहला आया और जो हमारी बुकों में मेंशन है और जो डिटरमिनेंट फॉर्म में भी यूज किया है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो 3 पॉइंट से पास होता है। ठीक है, ये बात। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने कहा था कि आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्ट वो दो चीज दे दे, एक पॉइंट दे दे और एक हमारे पास क्या दे दे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन दे दे, उसका नॉर्मल दे दे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ, उसने हमें डायरेक्टली 3 पॉइंट दे दिए। तो हमने कहा भाई ये पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ये है और ये दूसरे पॉइंट से भी पास होती है, तो इसमें दूसरा पॉइंट पास करा दिया। तो ये क्या आ गई, a x2 x1 और b y2 y1 और c z2 z1, और फिर ये तीसरे पॉइंट से भी पास होती है। तो हमने क्या करा इसको, a x3 x1 और b y3 y1 और c z3 z1। अब देखिए जो बेसिक आइडिया है वो तो ये कहता है कि आपको एबीसी एलिमिनेट करना है। तो आप एक तरीका अपनाते थे कि भाई एबीसी इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जैसे कभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते थे दो वेरिएबल्स के लिए, और यहां से जो एबीसी की वैल्यूज आए इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको फाइनली क्या होगा, एबीसी एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा ये समझ में आया कि भाई ये 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों में से एबीसी को एलिमिनेट करना है। देखिए मैं अभी तक भी वहां नहीं पहुंच पाया हूं जहां से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, बस उसको थोड़ा विजुअल फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई ये आपकी बुक में भी मेंशन था कि अगर 3 होमोजीनियस इक्वेशन है और उनको आपको सॉल्व करके आपको एलिमिनेट करना है एक हमारे पास जिसमें वो तीनों इक्वेशन बनी हुई है। तो ये तीनों इक्वेशन किसमें बनी हुई है, एबीसी में। और आपसे कहा कि भाई इन तीनों को यूज करके आपको एबीसी को अगर एलिमिनेट करना है, होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि आप उसका डिटरमिनेंट ले लीजिए तीनों इक्वेशंस का। क्या ले लीजिए हमारे पास अब तीनों का डिटरमिनेंट, ये आ गया हमारे पास कि भाई x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points, passing through 3 points। आप सब लोग स्टूडेंट्स या आप सब साथी लोग ये इसको यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, आजकल एग्जाम में डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करके खोल दीजिए डिटरमिनेंट एंड यू विल गेट ए प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। जिसका कौन सा फॉर्मेट होगा उसका, वो ax प्लस by प्लस cz के टाइप की इक्वेशन होगी हमारे पास, कांस्टेंट में जो भी होगा या नहीं होगा दैट्स डिफरेंट थिंग। तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलती है व्हिच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब चीजें हमारे पास अब स्टार्ट हो रही है यहां पर, और इन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में आपने ये बताया कि ये तीनों इक्वेशंस बेसिकली यहां से मिली थी हमें, ये y2 माइनस y माइनस के y1 और cz माइनस z1 इक्वल टू 0, a x2 माइनस x1 और b y2 माइनस y1 c z2 माइनस z1 और a x3 माइनस x1 और b y3 माइनस y1 और c z3 माइनस z1। यस,
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी आपको उसके लिए 3 होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए, 3। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन तीनों किसी एक वेरिएबल में है, उसके अंदर तीनों में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों में कॉमन है, वो एबीसी है, तो आपने एबीसी को एलिमिनेट इस तरीके से कर लिया और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास मिल गया 3 पॉइंट से। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो इसमें एक्स वाई जेड तो हमें लेना ही लेना है, तो यानी ये इक्वेशन तो आपको हर बार लेनी है, ये वाली लाइन x1 x वाली, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स है, ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड हमारे पास फॉर्मेट में, तो इसी फॉर्म में इक्वेशन आएगी हमारे पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये निकल के आया कि सपोज हमारे पास ये 3 चीजें हमारे पास दी हुई है, ओके, 3 चीजें क्या है, 3 पॉइंट्स। अब वो 3 पॉइंट ना दे तो क्या दे, अगर 3 पॉइंट के बदले कुछ और दे दे तो क्या दे देगा हमारे पास। तो उसके लिए अगर हम एक चीज अगर नोटिस करें, और हमने कहा कि भाई ये 2 प्लेन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको एक प्लेन मान लेते हैं, ये इस प्लेन का नॉर्मल है और ये इस प्लेन का नॉर्मल है, इसको हमने ये मान लिया, ये इस प्लेन का नॉर्मल है और ये इस प्लेन का नॉर्मल है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों के नॉर्मल्स आए, तो दोनों के नॉर्मल्स के बीच में ये जो पेन यूज किया है हमने, इनके बीच में हमारे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री नजर आ रहा है दोनों पेन्स के बीच में, ये हमारे पास। तो अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, वो पहले का परपेंडिकुलर है, दूसरे का भी परपेंडिकुलर होगा। दूसरे केस में अगर एक लाइन है, एक लाइन है और वो प्लेन के पैरेलल है, ये इस तरीके से लाइन, और हमने कहा कि प्लेन का एक नॉर्मल भी होगा लाइक सच, तो हमें दिखा, अगर एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में देखें कि अगर प्लेन का नॉर्मल है और लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो वो उसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री का नजर आ रहा है। तो 2 बातों पे थोड़ा हमने जोर किया कि व्हेन 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देयर नॉर्मल्स आल्सो परपेंडिकुलर, and when a line is parallel to plane, the normal is also perpendicular to the line। ये भी हमें समझ में आया, 2 बातों को समझ में आया, यानी 2 इंपॉर्टेंट वर्ड नजर आए हमारे पास, एक नजर आया परपेंडिकुलर टू प्लेन और एक नजर आया पैरेलल टू लाइन, ठीक है, और एक हमने पहले से पढ़ रहा था पॉइंट, ये स्पेशल है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3। नाउ फाइनली अब ये 3 प्लेयर का गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस गेम के 3 प्लेयर हैं, एक पॉइंट है और एक प्लेन है परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू लाइन है। और ये 3 प्लेयर्स क्या हैं, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए यूज किए जाएंगे। और इन तीनों प्लेयर में ये जो पॉइंट है ये कंपल्सरी प्लेयर है, मतलब इसको आपको हर टीम में लेना ही लेना है। Whenever you are just going to find the equation of plane, then you need a point, at least 1 point you should have। और टोटल मिला के हम 3 चीजें की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेंगी, ठीक है, कैसे पड़ेंगी जरा उसको देख लेते हैं हम, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, तो अब हम इसको ऐसे करके स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। सबसे पहला टाइप था 3 पॉइंट्स फॉर्म, और दूसरा टाइप उसने कहा कि 2 पॉइंट से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू 1 प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब उसने क्या किया कि जो 3 प्लेयर थे हमारे पास, उन 3 प्लेयर में से, मैं इसको यहां पर हटा देकर लिख देता हूं कि भाई वो 3 प्लेयर थे हमारे पास। एक तो पॉइंट्स था, पॉइंट्स मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन था और एक पैरेलल टू लाइन था। अब इन प्लेयर का यूज क्या है हम ये देख लेते हैं, क्या यूज है। क्वेश्चन ने हमसे बोला कि भाई प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो 2 पॉइंट से पास होता है और परपेंडिकुलर टू 1 प्लेन है, क्या होगी। तो हमने कहा भाई 2 पॉइंट से पास होता है, तो फर्स्ट पॉइंट से पास होता है तो ये, सेकंड पॉइंट से पास होता है तो ये, लेकिन इसको हटा दो क्योंकि इसका हमें दे नहीं रखा थर्ड पॉइंट। और इस थर्ड पॉइंट के बदले उसने हमें क्या दे दिया, इस थर्ड पॉइंट के बदले उसने हमें कहा कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन है थर्ड प्लेन के, जिसके डीआरएस हमने कुछ मान लिए जो क्वेश्चन वाले ने गिवन होंगे, ओके। और सपोज हमने उसके पीडीआरएस मान लिए ए डैश, बी डैश और सी डैश उस प्लेन के। तो अब हमने कहा कि जब ये पॉइंट प्लेन है
और दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस का बीच में 90 डिग्री एंगल है तो एक फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन लाइन। जैसे ये लाइन के a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, और दोनों लाइंस 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो उनके बीच में एक रिलेशन है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इक्वल टू 0। तो उसने हमें क्या कहा कि भाई उसने हमें तीसरी लाइन जो हमारे पास प्लेन था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू वन प्लेन जिसके डीआरएस है a डैश b डैश c डैश। तो हमारे पास दो प्लेन हो गए जिसमें से एक प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ये है और हमारा जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डीआरएस क्या है, एबीसी है। तो क्या होगा इससे, हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में और दोनों परपेंडिकुलर है, एक के डीआरएस है एबीसी और एक के ए डैश बी डैश सी डैश। तो क्या इक्वेशन आ गई, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 0। एग्जाम में देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, कहीं भी जाएं, या आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो, अब हम जो बताने जा रहे हैं आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत फायदा मिलेगा, ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत लंबा होगा एग्जाम में, लेकिन यहां पर हम करने से बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल हो जाएगा कि हमने देखा यहां पर कि अभी दोबारा से तीन इक्वेशंस आ गई होमोजीनियस, और जब भी हमें प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है हम एबीसी के कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने हटा दिया तीसरे पॉइंट्स को, और इसकी जगह आ गया ए डैश बी डैश और सी डैश। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अगर आपके पास अब एग्जाम में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है विच पासेस थ्रू 2 1 3 एंड 3 2 4 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन लाइक 3x - 2y - 3z इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके एग्जाम्स में घूम फिर के आता रहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, डायरेक्ट बस तीसरे इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसके नॉर्मल के डीआरएस क्या है वो 3 - 2 - 3। इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम आपको लगभग 9 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन घूम फिर के लगभग आपको एवरी ईयर मिल जाएंगे, और हम सारे क्वेश्चन इस डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करेंगे, बस एक डिटर्मिनेंट से सभी क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिटर्मिनेंट। और अभी तक हमने ये यूज समझा कि अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर प्लेन आ जाता है तो तीसरी रो जो है वो उसके डीआरएस नॉर्मल के डीआरएस से रिप्लेस हो जाती है बस। और क्यों रिप्लेस हुई है ये सब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अब देखिए एग्जाम में आता तो इस फॉर्मूले को राइट करते, ए डैश बी डैश सी डैश के बारे में बताते कि ये तो नॉर्मल के डीआरएस है गिवन प्लेन के, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते x - 2 y - 1 z - 3 इक्वल टू 0 लगाइए, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और तीसरी की जगह उसके नॉर्मल के डीआरएस 3 - 2 3 और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का अप टू 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स के क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सीधा सॉल्व होगा हमारे पास, हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। हाँ, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स को याद रखना है। हमारे प्लेयर्स कौन है, पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू लाइन। बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, मैंने कहा कि अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसमें हमने क्या देखा कि जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो नॉर्मल के डीआरएस हैं वो प्लेन के डीआरएस से क्या होंगे, नॉर्मल के परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और अपने तीसरी टाइप पे आते हैं, और तीसरी टाइप यहां पर क्या कहती है, उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through 2 points and parallel to one line। यानी इस बार उसने आपको परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं दिया। हमारे गेम के 3 प्लेयर थे, पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू लाइंस। पहले पार्ट में हमने तीनों पॉइंट्स को उठा लिया, यानी तीनों प्लेयर पॉइंट्स वाले उठा लिए। दूसरे गेम में क्या किया कि 2 प्लेयर पॉइंट्स के उठा लिए, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन उठा लिया। अब तीसरे गेम में 2 पॉइंट्स उठा लिए और एक पैरेलल लाइन उठा ली।
तो बच्चों जरा देखना एक बार इसके कि अगर मैं कहूं इस लाइन के DRS A डैश B डैश C डैश है इस लाइन के, और ये लाइन इसके पैरेलल है, और नॉर्मल जो आया प्लेन का वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, आपको दिख रहा होगा ये ठीक है। ये लाइन गिवन है जो हमारा ये चौक लिखने के लिए है, और ये प्लेन का नॉर्मल है ये जो है, तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वही परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दोबारा से लगा दिया, यही आ गया, मतलब फॉर्मूला वही लग गया, बस उसने पैरेलल टू लाइन यूज किया, लेकिन जो काम परपेंडिकुलर टू प्लेन कर रहा है द सेम वर्क इज डूइंग द पैरेलल टू लाइन, दोनों काम एक ही काम कर रहे हैं, इन दोनों का एक ही वर्क है कि एक होमोजेनियस इक्वेशन बना देते हैं, और अगर एक होमोजेनियस इक्वेशन बन गई तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको पता ही है, पहले के कोफिशिएंट फिर दूसरा तीसरा और यहाँ पर A डैश B डैश C डैश। तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये पहले वाला ही है, और वो फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। और अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जैसे कहा कि भाई ये इस पॉइंट से पास होता है और पैरेलल टू लाइन है, एक लाइन आपको दे देगा लाइक x - 1/3 y - 1/4 और z - 1/5। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले फॉर्मूला मेंशन करिए और बताइए उसमें A डैश B डैश C डैश जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है, और डायरेक्ट फॉर्मूले को लगा दीजिए x - 2 y - 3 और z - 1, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और इस लाइन के DRS 3 4 5, और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको देखो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी किस फॉर्मेट में, लाइक x y z ax plus by plus cz इक्वल टू d फॉर्मेट। तो अब फाइनली हमारे पास ये पता चल चुका है हमें कि जो काम एक पॉइंट करता है, मतलब उसको अगर माइनस कर लेते हैं, वही काम परपेंडिकुलर टू प्लेन भी करता है और वही काम पैरेलल टू लाइन भी करती है, द सेम वर्क वही करते हैं। अब आपके पास पॉइंट का एक रिप्लेसमेंट आ गया, पॉइंट्स का रिप्लेसमेंट आना चालू हुआ, लेकिन इस गेम में पॉइंट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसका कंट्रीब्यूशन जिसको लेना जरूरी है, हम हर बार ले रहे हैं x, क्योंकि वो x नहीं आया तो फिर हम किसको फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास पहली टाइप होगी, दूसरी टाइप होगी, अब चौथी टाइप में हमने पॉइंट्स का एक ही प्लेयर उठाया, वन पॉइंट, और साथ में दो परपेंडिकुलर प्लेन ले लिए, ठीक है। यानी पहले में हम क्या कर रहे थे कि दो पॉइंट ले रहे थे, एक परपेंडिकुलर प्लेन, अब क्या कर रहे हैं, पॉइंट एक ही लिया और दो प्लेन परपेंडिकुलर ले लिए। तो क्या चेंज आएगा, यहां पर ये चेंज आ जाएगा, यानी ये दूसरी रो भी स्किप हो जाएगी। और अब क्या हुआ हमारे पास कि ये भी खत्म हो गया, क्योंकि अब पॉइंट हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही है पहला वाला, लेकिन एक पॉइंट है तो हमें तो क्लियर 3 चाहिए, तो उसके बदले दो प्लेन आ गए परपेंडिकुलर, और प्लेन का परपेंडिकुलर हमारे पास वही काम करता है जो पॉइंट कर रहा था, यानी अब दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आया कि पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, दो अलग अलग प्लेन दे दिए उसने अलग अलग, लाइक ऐसे, और एक ऐसा दे दिया। तो क्या हुआ देखिए बच्चों, अगर हमारे पास जो दो प्लेन्स थे, अगर हम जनरल देखें तो पहले प्लेन के DRS हमने नॉर्मल के ले लिया A डैश B डैश C डैश, तो इक्वेशन क्या आ गई, A डैश B डैश और C डैश, और दूसरे प्लेन के लिए डबल डैश ले लिया, A डबल डैश आ गई। और हमने देखा कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है डायरेक्ट वर्क करती है डिटरमिनेंट में, तो यहां पर आया A डैश B डैश C डैश, और यहां आया A डबल डैश B डबल डैश और C डबल डैश, और हमारे पास क्या पता चला, इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through one point x1 y1 z1 and perpendicular to two planes। और यहां पर ये जो A डैश B डैश C डैश है and A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश, these are the direction ratio of normal of two given planes। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपने इसको एक लाइन में कर दिया, x - 2 y - 1 z - 3, इसके DRS नॉर्मल के x y z के कोफिशिएंट 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 1 - 1 - 1। देखिए बहुत कम लेवल पर फॉर्मूला ये यूज होता है हमारे केवीएस में भी या बहुत जगह, आई विल नॉट टेल द नेम। एक बार मैं दिल्ली में था तो एक फेमस स्कूल के टीचर ने उसे कार्ड दिया पढ़ाए हुए को कि ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। मैंने स्टूडेंट को बताया कि आप फॉर्मूला लिखो, इनको मेंशन कर दो कि क्या है A डैश B डैश C डैश, ये क्या है।
अब कुछ नहीं समझ में आया, उन्हें काट दिया। उसने मुझे आके बताया कि सर ये जो बताया था आपने उसको काट दिया है हमारे पास। तो ठीक है, काट दिया तो काट दिया, मार्क्स ही तो काट दिए, तुम्हारी नॉलेज को थोड़ी खत्म कर दिया। लेकिन मैंने कहा फिर भी अब तुम जाना और एक बार उसको एक्सप्लेन करना कि मैंने इस तरीके से ये चीज करी है। ठीक है, उसने एक्सप्लेन करी। और आपको पता है कि कोई भी हम इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स ही तो यूज कर रहे हैं। हमने उसको बता दिया कि एक पैटर्न चले आ रहा है। हमारे गुरुजी हैं अजय सर, पैटर्न इनका एक पसंदीदा वर्ड है, बहुत मतलब इनका एक पसंदीदा दोस्त मान लो। और पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। वी हैव द लॉट्स ऑफ क्योर्स रिगार्डिंग पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अभी मैं देख रहा था कि एक था कि हार्डी, जीएच हार्डी के बारे में था कि पैटर्न्स जो रहता है वो परमानेंट रहता है आगे तक। क्वेश्चंस अगर आप समझ रहे हैं तो फिर हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन आपने पैटर्न समझ लिया तो आप आगे तक जा सकते हो उसमें। तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं इसमें। और वो पैटर्न हमारा ये आ रहा है कि जो काम एक पॉइंट करता था, एक के अलावा वही काम हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन कर रहा है, जो हमारे 3 पिलर थे, और वही काम पैरेलल टू लाइन कर रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि अब जब मैं ये वाला बच्चों को पढ़ा देता था क्लास में, तो बच्चे खुद बताते थे कि अगला क्वेश्चन बनने क्या वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब परमिटेशन कॉम्बिनेशन चलने लगा। और परमिटेशन कॉम्बिनेशन में 3 प्लेयर हैं हमारे पास, और बात चल रही थी, लेकिन उसमें एक बात है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में एक काम खत्म हुआ हमारा। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट एक परपेंडिकुलर प्लेन, 2 पॉइंट्स 1 पैरेलल लाइन, अब 1 पॉइंट 2 परपेंडिकुलर प्लेन। और बार बार मैं नोटिस करा रहा हूं, जो काम परपेंडिकुलर प्लेन करता है वही पैरेलल लाइन कर रही है। देख लीजिए, बार बार वही दिखा रहे हैं। तो अब हमने कहा कि अगली टाइप क्या है, 1 पॉइंट एंड 2 पैरेलल लाइन। अब मैं यहां पर राइट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा सीधे टाइम भी खत्म होने जा रहा है, और अपने 9 टाइप्स को जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 9 डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से खत्म करने हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये आया एग्जाम में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 लाइंस। आपको दोनों लाइन दिए होंगे, दोनों लाइन के डीआरएस दिए होंगे, आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर पहले प्लेन के पहली लाइन के डीआरएस a डैश b डैश c डैश, फिर दूसरी लाइन के डीआरएस। एग्जाम में जब जाएं तो बस इतना मेंशन कर दें कि यहां पर a डैश b डैश c डैश हमने यूज क्या किया है, और फिर आप सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करें और निकालें। अब कंपटीशन में जाए, जेई का एग्जाम हो रहा है, अब वहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया साथ में, तो आप इतना कॉन्सेप्ट थोड़ी करेंगे, सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे, उसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि a डैश b डैश c डैश है क्या। आपको तो एमसीक्यू करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीधा लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। अब छठा टाइप क्या आएगा, छठा टाइप क्या होगा, हमने कहा कि जो काम प्लेन करता है परपेंडिकुलर वही पैरेलल लाइन करता है, एक पॉइंट लेना जरूरी है। तो आप समझ लो जैसे हम परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो हमने देखिए दिख रहा है साहब कि ये 3 प्लेसेस पे, एक प्लेसेस पे तो पॉइंट आना मस्ट है। इस पर हमारे पास 3 चॉइस है, इस पर 2 चॉइस है, तो टोटल मिला के कितने 6 वेज है, यानी 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, जिसमें एक पॉइंट को आना मस्ट है। अब हो सकता है दूसरे प्लेस पे भी पॉइंट आ जाए, तीसरे प्लेस पे भी पॉइंट आ जाए हमारे पास, तो 6 डिफरेंट वेज हो गए हमारे पास करने के लिए। अब 6 डिफरेंट वेज में क्या हुआ हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या आया, 1 पॉइंट 1 परपेंडिकुलर प्लेन एंड 1 पैरेलल लाइन, 1 पैरेलल लाइन, ये हमारा छठा आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 1 2 3 से तो पास होता है, पॉइंट दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, और पैरेलल टू इस लाइन के है, x माइनस 1/4, y माइनस 1/3 और z माइनस 1/5। हमने अपना देखा क्वेश्चन, अच्छा एक पॉइंट है, पहला प्लेयर है, एक प्लेन है, नॉर्मल है, उसके डीआरएस चाहिए, एक लाइन के डीआरएस चाहिए, तीनों प्रेजेंट है, फॉर्मूला यही लगेगा दोबारा से बस। अब यहां पर मेंशन कर देना रोल a1 b a डैश b डैश c डैश, या तो आप लाइन को ले लो या प्लेन को ले लो, और आपको पता है जब इक्वल टू 0 लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट्स की अगर रो को चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले लाइन के डीआरएस ले लो, बाद में प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस, या पहले प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस फिर लाइन के डीआरएस, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है साथ में। तो इक्वेशन क्या बनी इसकी, अब देखिए x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, और इसके डीआरएस 3 माइनस 1 माइनस 1, इसके डीआरएस 4 3 5। सॉल्व करिए, आंसर आ गया, हमारी 6 टाइप खत्म हो गई।
मैंने लगभग 2011 से, जब से 2010 में केवी में आया था, 2010 के आसपास से जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, जब से मैंने इस पैटर्न को पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने एक दिन देखा कि ये कुछ ऐसा ही बनना है किसी फॉर्मेट का, और मैंने 6 टाइप बनानी उससे चालू स्टार्ट करी। लेकिन फिर जैसे देखा कि हमारे साथी टीचर्स हैं लगातार पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपने पढ़ना बंद कर दिया तो फिर तो आप पीछे रह जाओगे, पीछे मतलब आप कम हो जाओगे। गिरी सर तो देखा वो तो पढ़ते ही जा रहे हैं, राजीव सर तो ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए ग्रुप में देखा तो राजीव सर ने आंसर दे दिया। हम सोच रहे हैं अभी कि क्या नाम है, अभी चलो टाइम निकाल के आंसर देंगे, सर ने पहले ही आंसर दे दिया है उसका। ऐसा बहुत बार देखा है हमने। तो पढ़ना बंद कर दिया तो बड़ा मुश्किल है। राजीव सर 5-7 मिनट और ले रहा हूं मैं, बस ये हमारा अपना खत्म होने वाला है, वही गेम खत्म होने वाला है, यार 3 और बचा है। मजा आ रहा है। कल एक गुल भी नहीं जाना, ऑफ हो गया हमारा। कंटिन्यू करते रहो। चलो चलो सर ठीक है। तो अब हमने देखा कि क्या नाम है, फिर मुझे क्या हुआ कि जब ये 6 टाइप्स कर ली, तो फिर बाद में 2013-14 के बाद में कुछ 3-4 चीजें और आई दिमाग में कि भाई क्या ये भी यहाँ पर यूज हो सकती हैं। तो वो कैसे यूज हुई फिर उसके बारे में हमने देखा। तो हम फिलहाल अब हमारा वो 6 प्लेयर का 6 तो खत्म हो गए टाइप्स, यानी ये 6 क्वेश्चन एक डिटरमिनेंट से हो जाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। सर जानते हैं, सर ने तो अपने नोट्स में डाला हुआ है, ये सारे क्वेश्चन सर के नोट्स में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए भी, हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चंस कि इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का। और साथ जानते भी, राजीव सर भी जानते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस तो बोर्ड एग्जाम में आपको लगभग हर साल दिखते हैं, हर साल से, कि भाई ये क्वेश्चन 2 पॉइंट से पास हो, एक लाइन के पैरेलल हो, एक लाइन के परपेंडिकुलर हो। हाँ, दिमाग में ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा है। और मैं बार बार एक चीज बताता हूं कि ये बात याद नहीं करनी कि भाई प्लेन के, एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं, दिखना चाहिए। दिखा तो तभी तभी हमें समझ में आया कि हमने ये A1 A2 का कॉन्सेप्ट ही यूज करा है वहां पर, ऐसा नहीं है कि कुछ नया लेके आ गए अपने पास से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हमने कहा कि ये जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, तो इससे हमें क्या मिला कि प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, और उससे हमें अपने डिटरमिनेंट्स की 3 रो में से 1 रो मिल गई एक लाइन के पैरेलल होने से। अब ये लाइन क्या हुआ, प्लेन को कंटेन कर गई, मतलब ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करने लगा। तो क्या हुआ, अब जब प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है तो लाइन का जो पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन एक पॉइंट से पास आ रही है तो प्लेन के अंदर वो पॉइंट भी होगा, और जब ये लाइन ने प्लेन को कंटेन कर लिया तो ये आया प्लेन का नॉर्मल, काम वही कर रहा है। मतलब एक प्लेन अगर एक लाइन को कंटेन कर रहा है तो प्लेन का जो नॉर्मल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द एवरी वेक्टर इन द प्लेन, तो वो इसके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब वही वाली बात का सामने आ गई कि ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन साथ में एक पॉइंट और मिल गया। अब मैंने बच्चों को यहां पर पढ़ाया तो उनको एक नोटिस बात कराई कि भाई बच्चों एक बात ध्यान रख लो कि जब एक प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है, क्या प्लेन कंटेन ए लाइन, कंटेन आ लाइन, तो इससे 2 बातें मिल जाती हैं। कौन सी 2 बातें, एक तो पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि जो प्लेन का लाइन का पॉइंट है वो उसी के अंदर होगा क्योंकि प्लेन उसको कंटेन कर रहा है फुल्ली। और दूसरी बात ये कि जो नॉर्मल होगा वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं पैरेलल लाइन भी मिल जाएगी। तो एग्जाम में वो 2 बात ना दे के एक ही काम कर दे कि भाई एक प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है, तो जैसे ही उसने कंटेन की बात करी तो एक पॉइंट और एक ये वाली कंडीशन मिल गई हमें। तो अब मेरे पास 7 कंडीशन आई, और 7 कंडीशन मैंने क्या बनाई कि 7 कंडीशन ये है, कंटेन आ लाइन, कंटेन आ लाइन एंड कंटेन आ लाइन से ये दोनों बातें मिल चुकी हैं। अब ये दोनों बातें कहां कहां आ रही हैं, आप देख सकते हो टाइप 3 में आ रही है, पॉइंट भी आ रहा है, पैरेलल टू लाइन भी आ रहा है, और टाइप 5 में आ रहा है, टाइप 6 में आ रहा है। तो इसका मतलब ये टाइप 3, 5 और 6 से तीनों से हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और चाहिए, क्योंकि जब तक एक चीज और नहीं होगी तब तक हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो 3 प्लेयर का गेम चल रहा था। तो अगर मैं टाइप 3 की बात करता हूं तो जो 7 हमारी टाइप है वो हमारी 3 का सब पार्ट है, और 3 क्या कहता था ये। तो अब क्वेश्चन ये आया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन ए लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया लाइक 2 1 3, और मैं लाइन को लिख देता हूं लाइक ये वाली, सपोज x - 1/3, y + 1/4 और z - 1/4।
5। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, टाइप 7 है लेकिन 3 में कन्वर्ट हो गई, और 3 में एक पॉइंट तो हमें ये वाला मिल गया, और एक आपको पता है कि ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -1 और 1, और इसके नॉर्मल के डीआरएस क्या है, 3 4 5, सॉरी प्लेन के डीआर लाइन के डीआरएस क्या है, 3 4 5, क्योंकि पैरेलल है, कंटेन करने का मतलब पैरेलल तो हो गई। अब हमारा दोबारा से वही फॉर्मूला याद आया कि भाई दो पॉइंट है, तो ठीक है दो पॉइंट बना देते हैं। क्या है दो पॉइंट, x2 x1 और y2 y1 और z2 z1, और एक लाइन के पैरेलल है क्योंकि कंटेन कर रही है तो पैरेलल भी है, तो टाइप 7 होगी दोबारा से, लेकिन वो टाइप 3 का सब पार्ट हो गई। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए कि अगर एक प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है, तो इससे हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट टाइप जो 8 टाइप है, वो आपको हमारे पास अपने आप समझ में आ गया कि भाई कंटेन अ लाइन, और कंटेन ए लाइन के बाद ये 5 टाइप बन सकती है, एंड पैरेलल टू वन लाइन, यानी एक लाइन को कंटेन कर रहा है और एक के पैरेलल है। तो एक तो हमें पॉइंट मिल गया x1 y1 z1, और कंटेन ए लाइन तो उसके डीआरएस मिल गए, तो यहां पर हम उसके डीआरएस यूज कर लें, a डैश b डैश c डैश, और यहां दूसरी लाइन के डीआरएस यूज कर लें, आंसर आ गया। ध्यान रहे जिस लाइन को कंटेन कर रहा है वो पॉइंट तो हमारा होगा, प्लेन पे लाइज करेगा, वही हमारा x1 y1 z1 है, और ये दोनों के डीआरएस आप कहीं भी यूज कर लीजिए। अब ये हमारे पास क्या होगी, एक टाइप हो गई। एक टाइप क्या हो गई हमारे पास, ये तो हमारा पासिंग थ्रू पॉइंट था। अब क्या था, कंटेन अ लाइन एंड पैरेलल टू वन लाइन। अब हमारा 9 टाइप आई, और 9 टाइप में दोबारा से वही कंटेन अ लाइन और कंटेन ए लाइन, और ये आ गया परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। तो जब कंटेन ए लाइन आया तो ये वाली लाइन मिल गई पॉइंट से, और लाइन कंटेन कर रही है तो लाइन भी डीआरएस मिल गई, और प्लेन नॉर्मल है, प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डीआरएस मिल गए। दोबारा से वही क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। और बस अब लास्ट के साथ हम चीज खत्म कर देते हैं कि एक प्लेन दो लाइन को कंटेन कर रहा है, या तो शो करो, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम के दौरान कि शो दैट लाइंस आर कोप्लेनर, इसको हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी पैटर्न से बताना चाहेंगे आपको। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन विच कंटेन दीज टू लाइंस। अब अभी हमने पढ़ा कि जब एक प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है तो दो चीजें मिल गई, और जब दो लाइन को कंटेन कर रहा है तो चार मिल गई। तो भैया हमारा गेम तो 3 प्लेयर का था, अब तो 4 चीजें मिल गई, यानी वी आर मोर रिच, अब बहुत रिच हो गए हम, 4 चीजों की हो गई, हम कोई सी तीन ही चीज यूज कर लें, वी आर वेरी हैप्पी कि कोई सी 3 चीज यूज करें और अपना काम निकालें। कैसा काम, देखिए उसने कहा कि एक प्लेन x x1 अपॉन a डैश, y y1 अपॉन b डैश, एंड z z1 अपॉन c डैश, इसको कंटेन कर रहा है और इसको कंटेन कर रहा है, y y2 अपॉन b डबल डैश और z z2 अपॉन c डबल डैश। तो दोनों को कंटेन कर रहा है तो दो पॉइंट मिल गए और दो डीआरएस मिल गए। तो अब कोई सा कुछ यूज कर लो, दो पॉइंट कर लो, एक डीआरएस कर लो, एक पॉइंट कर लो, दो डीआरएस। तो हम एक सिमेट्री फॉलो कर लेते हैं, हम एक पॉइंट उठा लेते हैं इससे और इसके डीआरएस और इसके डीआरएस यूज कर लेते हैं, या आप चाहो तो दूसरा पॉइंट ले लो, यहाँ पर बात वही है, वही आंसर आएगा हमारे पास फॉर्मेट में। तो यानी हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगेन वही चल रहा है जो हमारा चल रहा था, विच कंटेन दीज टू लाइंस, और हमारा आंसर आ गया। और अब लास्ट हमारा एक लाइन का आंसर, शो दैट दीज लाइंस आर कोप्लेनर, शो करो कि ये लाइन कोप्लेनर है। बस क्या काम कर दो, आपने इन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन निकाल दिया है, अगर ये प्लेन के अंदर कंटेन हो रही है दोनों लाइन, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों को कंटेन कर रहा है। तो हमने क्या केवल क्या किया, यहाँ पर x2 लगा दिया या y2 और z2, ये हमारा अलग है 10 टाइप से। दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस बी कोप्लेनर, x2 x1 अगर ये जीरो निकल के आ जाए तो आप शो कर सकते हो कि दो लाइंस कोप्लेनर है। तो अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, ये लगभग 10 साल के क्वेश्चन से अलग अलग, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैं कहता हूं 3 में से 2 साल में तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 10 टाइप से मिल ही जाएगा ऑन एवरेज हमारे पास।
ठीक है राजीव सर, हमारी तरफ से तो इतना ही कि ये हमारे 3D का एक ग्रुप था, बच्चों को रटा हुआ है, टाइप ए है ये, और टाइप ए की छठी टाइप, सॉरी ग्रुप ए की छठी टाइप है ये सर। ये तो ग्रुप ए की 7 टाइप का क्वेश्चन है, ग्रुप ए की 8 टाइप का क्वेश्चन है, ग्रुप ए के सारे क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही कुछ ग्रुप बी और सी भी है, कभी मौका मिलेगा तो उनको चर्चा करेंगे, और ग्रुप बी और सी होने के बाद हमारा पूरा प्लेन खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मजा आ गया। आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब पढ़वाएंगे, अब तो मुझे भी मजा आया। हाँ, नहीं ग्रुप सी तक खत्म कर देते हैं हम। नहीं अरे ग्रुप डी भी बना लो आप। अच्छा ग्रुप डी बनाना है, हाँ ये बात आपने अच्छा हुआ, तो ग्रुप डी में सोचे अब क्या डालना है ना, तो कुछ ग्रुप डी सोचना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए। बहुत बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, बहुत शानदार। मनीष सर को पढ़ाते हुए देखना हमेशा सुखद रहता है, मतलब मजा आता है हमको उनसे सीखने में। और मनीष सर मैं सच बताऊं तो ये वाला तरीका आपने कई बार बताया है, और इस बार मुझे अच्छे से समझ में आया, और ये केवल समझ ही नहीं लिया मैंने बहुत इसको, और तुरंत इतनी देर बैठे बैठे इसका अल्टरनेट भी ढूंढ लिया कि यही जो 10 क्वेश्चन हैं, इन 10 क्वेश्चंस को हम इस तरह से तो कर ही सकते हैं, जो आपने 3 होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए डिटरमिनेंट बनाई और उसके बाद उसमें फिट किया है, ये बहुत शानदार। लेकिन इसको मैंने 3 वेक्टर्स अगर कोप्लनर है उसके कॉन्सेप्ट से भी हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो जरूर 10 क्वेश्चंस को हम उस दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। हाँ, मैं सर की बात समझ रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं देखिए एक छोटी सी बात और है, इसको हम खत्म करने से पहले आए कि जब बात करते थे कि 3 पॉइंट कोप्लेनर है, तो हम एक कॉन्सेप्ट लगाते थे कि R माइनस, जब हम वो बात करते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट 0, हाँ तो हम इसमें यही यूज करते थे A डॉट B क्रॉस C। हाँ वही सब कुछ है ये। आपको याद होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि इसके तीनों डिटरमिनेंट्स ले देते थे, यही तो करते थे हम, ABC कोफिशिएंट है, तो बेसिकली हम इसमें यही कर रहे हैं, हर एक में यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि फिर वो हमने वो B क्रॉस C जो हमारे पास बन गया वो नॉर्मल बन जा रहा है बार बार फॉर्म में करने के लिए, और वो 3 वेक्टर्स की फॉर्म में आ गई हर बार, चाहे वो पैरेलल टू लाइन हो। तो सर की बात में समझ गया कि वो कहां पर कह रहे हैं कि अब ABCD 3 पॉइंट है तो वो B माइनस से और C माइनस से इसको यूज कर सकते हैं, वही बात वहां पर आएगी शायद, मुझे लगता है ये सही सर सोच रहे हैं, कुछ सारा तो नहीं समझा। सारे जितने भी 10 क्वेश्चंस आपने अभी डिस्कस किए वो सारे उससे भी हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही शानदार तरीका है जो आपने दिया है। देखिए उसको समझना और उससे एक और नई चीज निकाल लेना, यही अच्छे टीचर की पहचान होती है। तो आपने वाकई में एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू। उसका एक रीजन ये भी है गिरीश सर कि मैंने ये जो कॉन्सेप्ट कभी भी कई बार पढ़ाया है तो हर बार आधा घंटे में 15 मिनट में पढ़ाया है ना, जहां भी मौका मिला है। आज 1 घंटा मिला है तो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपके सामने जब भी पढ़ाया था तो 15 मिनट मिले थे, जल्दी कराया था, इंग्लिश तो कंपलसरी हो गया, लेकिन मैथ्स तो कंपलसरी। एक बार मुझे गुवाहाटी वर्कशॉप में सर 3 दिन की वर्कशॉप में कहा गया कि सबको लेक्चर लेनी है और आपको लेना है तो बताइए, आपको 10 मिनट दिए जाएंगे मात्र, 2012 में। तो मैंने कहा ठीक है मुझे 10 मिनट दे दीजिए, और मैंने 10 मिनट में तुम्हारी टाइप समझाई, तो फिर जितनी देर में 10 मिनट में लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन ये मैंने 10 मिनट में भी समझाया, यही आधा घंटे में, यही 2 दिन में 3 बजे बच्चे को पढ़ेंगे। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे मंच पर आने के लिए। और आज तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि अजय गिरी साहब भी हमारे बीच में हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को, कि जैसा कि आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, पिछले साल भी हमने ये प्रोग्राम कराया था, और अभी ऑनरेबल फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर UN खवाड़े साहब, जो कि एक एकेडमिशियंस पूरे नेशनल लेवल पर जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को नई ऊंचाइयां दी, वे भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आनंद प्रकाश जी हमारे FDP के एडवाइजर हैं। तो जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की समस्याएं हैं शिक्षकों के साथ, मैं राजीव जी 2 मिनट लूंगा बस। तो हमारी योजना ये है कि हम जो हैं शिक्षकों का पैनलमेंट बनाएं। जैसे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के, बीएड कॉलेज के जो बीएड स्टूडेंट्स हैं, जो वहां से निकल के टीचर बनना चाहते हैं,
उनका हम एम्पैनलमेंट करेंगे। माना एक टीचर जो है 10वें स्थान पर आ रहा है, बड़े ईमानदारी से हम करेंगे, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई सीधे सीधे जॉब देनी है। हमारे जो अधिकारी उनका इंटरव्यू लेंगे, जो क्या नाम है, उनका असेसमेंट करेंगे, तो हम जो है ये चाहेंगे कि उनका एम्पैनलमेंट करें। एक टीचर माना 20वें स्थान पे है, तो हम चाहेंगे कि उसको अपग्रेड करें। उसको आप जैसे विद्वान लोग मिलकर अपना सामाजिक दायित्व समझ के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो हमारे सेशंस में आए, हम उन्हें अपडेट करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, कम्युनिकेशन में करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो नया टीचर होता है उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है तो वो टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस गिरता है उसका। यदि उसे ट्रेनिंग मिलेगी वो अपग्रेड होगा तो क्या नाम है, वो जिन बच्चों के साथ टैकल कर रहा है उनको अच्छा बनाएगा। तो हमारा शिक्षक कल्याण का जो एक मोटो है वो ये भी है कि हम शिक्षकों को नॉलेज अपग्रेड करें। दूसरी तरफ अभी हमने हेल्थ केयर पर भी जो है ध्यान दिया है। गिरी साहब, मैं बताना चाहूंगा, अभी मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमारा एक करार हुआ है, तो उन्होंने 20% डिस्काउंट देने की बात करी है, और हेल्थ केयर में और लोगों के साथ भी हमारा जो है वो MOU साइन हो रहा है। इस प्रकार से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर हमारे साथ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन ऑनरेबल डॉक्टर अनिल सहस बुद्धे साहब भी हमारे साथ हैं। अभी जिन पुरस्कारों का वितरण हमने करना है उसमें ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं 22 फरवरी के आसपास। तो इस प्रकार से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के लिए, उनकी आर्थिक समस्याओं के लिए, उनकी भौतिक समस्याओं के लिए, उनकी बेसिक नीड्स के लिए, हेल्थ के लिए, उनकी नॉलेज एनरिचमेंट के लिए हम हर संभव जो है प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये भी अपील करता हूं इस मंच की तरफ से कि और शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि ये मंच बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे और हम जो है शिक्षकों के हित में काम करते रहें, क्योंकि शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। शिक्षकों के साथ जो है छल हुआ है, शिक्षकों के साथ देश ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आज जिस प्रकार से किसान आंदोलन हो रहा है, इसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता थी शिक्षकों के लिए भी, लेकिन शिक्षक बड़ा कंटेंटेड क्लास है, वो आंदोलन नहीं कर सकता। तो हमें ही अपने लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि हम जो है उनके लिए कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजीव जी का और मैं अजय गिरी साहब का, मनीष जी का, राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। खवाड़े साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑनरेबल डायरेक्टर वोकेशनल श्री संजय सिन्हा जी, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम उनका 2-3 बार मुझे फोन आया, वो हमारे साथ जुड़ नहीं सके। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से हेल्थ केयर पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है दिए हैं। जेल में जो क्या नाम है लोग हैं उनको एक वो हेल्थ वर्कर बना रहे हैं, वहां पर कई हजारों उन्होंने वर्कर्स बनाए हैं, हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं क्या नाम है इस मंच पर फिर से संजय सिन्हा जी को बुलाऊंगा। और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CBSE हमारे साथ जुड़ी है, AICTE हमारे साथ जुड़ी है, NCERT हमारे साथ जुड़ी है। इस प्रकार से पूरे देश की जो संस्थाएं हैं वो हमारे मंच पर आने जाने लगी हैं। और मैं चाहूंगा कि सब लोग हमें अपना अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दें, ताकि हम शिक्षकों के हित में और बच्चों के हित में काम कर सकें। और हम अंडर प्रिविलेज चाइल्ड पर भी फोकस रहते हैं, तो वो भी किसी दिन फिर विषय उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजीव जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच गिरी साहब, थैंक यू सो मच मनीष शर्मा जी, नमस्कार। थैंक यू सर। सारा क्रेडिट तो विघर आपको जाता है, आप अकेले चले तो आज आपने पूरी टीम खड़ी कर ली है। संतोष देशमुख मुझसे कह रहे थे कि वो कुछ 4 पंक्तियां सुना दीजिएगा, सूरत से सुन रहे होंगे, तो मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि आंधियों से ना बुझें, आंधियों से ना बुझें ऐसा उजाला हो जाएं, आंधियों से ना बुझें ऐसा उजाला हो जाएं, वो नमाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, मैं एक कतरा हूं ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। तो शिक्षक को दरिया ही होना है, शिक्षक को बच्चे के लिए दरिया ही होना है।
जैसे हमारे गिरी साहब, हमारे मनीष जी, राजीव जी, ये दरिया दिल इंसान है। जब भी इन्हें को बुलाओ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, ये उस तरह के शिक्षक नहीं है कि जी मुझे पैसे चाहिए यहाँ। और हमारे मंच पर तो हम क्या नाम है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आने वालों से भी मांगते रहते हैं। तो ऐसी खुले दिल से, खुले मन से जो लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें बरकत पड़ेगी और उनके घर में भी खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू खैर मैं थैंक यू देना चाहूंगा 10 टीवी की टीम का भी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, उनका बहुत थैंक यू। गिरी खैर का एक बार फिर थैंक यू, पूरे शो में बैठे रहे। विक खैर इतने बिजी टाइम के बाद भी आते रहे। खवाड़े खैर आए, थैंक यू। मनीष खैर थैंक यू। मधुसूदन खैर थैंक यू। और जो भी दर्शक थे थैंक यू। आप लोग एक सर्टिफिकेट बहुत जल्दी हम लोग दे देंगे। थैंक यू।